बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश की प्राइमरी शिक्षक परीक्षा अब शुरू हो चुकी है और इस परीक्षा में आप किस प्रकार से बहुत ज़्यादा नंबर पा सकते हैं, तो यहाँ पर बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो कि हमेशा आते हैं आपके एग्जाम से इम्पोर्टेंट। तो पर्यावरण के अंतर्गत 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे और यहाँ पर हम 50 से ज़्यादा प्रश्नों को आपको इस वीडियो में बताएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले के वीडियोस के लिए मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे, तो उसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सभी वीडियो आपको मिलें। तो यहाँ पर देखिए, हमने इसके पहले के वीडियो में अंटार्कटिका महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर बताया था। अब हम उसके आगे के बिंदुओं को बताएंगे। जैसे क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो उसका नाम है प्रशांत महासागर। फिर दूसरा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। तो दो क्वेश्चन आपके यहीं पर क्लियर हो गए कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। फिर सबसे लवणीय सागर कौन सा है, इसमें लवण की मात्रा सबसे ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं मृत सागर के नाम से जानते हैं, मृत सागर। फिर यहाँ पर सुंड्रा टैंच पाई जाती है, सुंड्रा टैंच पाई जाती है कहाँ पर, हिंद महासागर में। फिर बरमूडा त्रिभुज, यानी इसका नाम आपने सुना होगा बरमूडा ट्रायंगल या बरमूडा त्रिभुज, ये कहाँ पर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर पर स्थित है बरमूडा त्रिभुज। फिर है क्वेश्चन कि यूरोप को अफ्रीका से कौन सा सागर अलग करता है। ध्यान रखिएगा, यूरोप महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप है, तो यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से कौन सा सागर अलग करता है, तो उस सागर का नाम है भूमध्य सागर, जो कि यूपी टेट 2016 के एग्जाम में आ चुका है और भी कई एग्जामों पर आया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाले सागर का नाम है भूमध्य सागर। प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं के बारे में हम देखेंगे। प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा महासागर है विश्व का, यहाँ पर उत्तर विषुवत रेखी जलधारा ये गर्म है, क्यूरोसियो की जलधारा ये भी गर्म है, अलास्का की जलधारा, एल नीनो जलधारा, सुसीमा की जलधारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ये गर्म जलधाराएं हैं, इनको नोट कर सकते हैं। इसके बाद प्रशांत महासागर की जो ठंडी जलधाराएं हैं उनका नाम है क्यूराइल आयोसियो जलधारा है और कैलिफोर्निया की जलधारा, ये ठंडी जलधाराएं हैं। इसके बाद अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा और ब्राज़ील जलधारा। इसके बाद अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं लेब्राडोर की जलधारा, वेनेजुएला की जलधारा, कनारी जलधारा और फॉकलैंड की जलधारा। इसके बाद हम देखेंगे हिंद महासागर की गर्म एवं स्थायी जलधाराएं, यानी गर्म भी हैं और स्थायी हैं हिंद महासागर की। तो दक्षिण विषुवत रेखी जलधारा है, मोजाम्बिक की जलधारा है और अगुलहास की जलधारा है। तो ये गर्म जलधाराएं हैं। एक बार इनको और दिखा देते हैं ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या समझ सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर सभी क्वेश्चन एक बार आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, फटाफट नोट करते जाएं सभी परीक्षार्थी। ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है, सबसे छोटा आर्कटिक है। ठीक, ये पूरा यहाँ पर हो गया। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे हिंद महासागर की ठंडी एवं स्थायी जलधाराएं जो हैं। तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ये ठंडी और स्थायी जलधारा है। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण बिंदु है कि महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधाराएं गर्म, ग्रीष्मकालीन यानी कि गर्मियों के दिनों की जलधाराएं गर्म एवं परिवर्तनशील जलधाराएं हैं, एवं शीतकालीन मानसून प्रवाहित ठंडी एवं परिवर्तनशील जलधाराएं होती हैं। अब हम इसके बाद एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक को आपको यहाँ पर बताएंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ऊर्जा संसाधन से संबंधित है। आपने कई बार देखा होगा परंपरागत, गैर परंपरागत और नवीकरण, अनवीकरण,
इसमें आपको डाउट रहता है। तो यहाँ पर देखिए ऊर्जा संसाधन के बारे में ये नया टॉपिक यहाँ पर रखा गया है। जैसे नवीकरण ऊर्जा संसाधन, यानी जिन ऊर्जाओं को, जिनसे जो स्रोत है ऊर्जाओं के, उनसे प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम नवी कर सकते हैं, यानी फिर से बना सकते हैं, ये नवीकरण में आएगा। फिर एक है अनवीकरण ऊर्जा संसाधन, यानी अभी तो हमको ऊर्जा मिल रही है लेकिन जब वह खत्म हो जाएगी तब उससे ऊर्जा दोबारा नहीं मिल सकती है। ठीक, तो नवीकरण ऊर्जा संसाधन और अनवीकरण ऊर्जा संसाधन ये दो हैं। ये जो नवीकरण ऊर्जा संसाधन है ये यहाँ पर गैर परंपरागत है और अनवीकरण ऊर्जा संसाधन ये परंपरागत है। इसके बारे में उदाहरण के साथ आपको आगे बताते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं बिंदु, जैसे कि नवीकरण ऊर्जा संसाधन, यानी कि किसको नवीनीकृत किया जा सकता है, रिन्यूअल किया जा सकता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, जरी ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा, यानी प्राकृतिक रूप से यहाँ पर जो मिलते हैं जो चीज़ों का, जैसे सौर ऊर्जा सौर से मिलती है हमको, सोलर पैनल, सोलर कुकर, इनसे जो है ऊर्जा एक बार ख़त्म हो गई, हमने काम कर लिया, फिर से हमने धूप में रख दिया, फिर से हमारा नवीनीकरण हो गया। पवन ऊर्जा यानी हवा से मिलने वाली ऊर्जा, ये हमेशा मिलती रहेगी और रिन्यू होती रहेगी। फिर भूतापी ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, ज्वरीय ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा, जल से बनी हुई विद्युत कभी खत्म नहीं होगा। विद्युत जो है तो जब तक जल रहेगा और जल हमेशा ही रहेगा। ठीक, तो ये नवीकरण है, इनको नवीनीकरण किया जा सकता है। अनवीकरण वाले में देखिए, अनवीकरण वाले में यहाँ पर यानी परंपरागत जो साधन है, परंपरागत साधन अनवीकरण, यानी जो परंपरा चली आ रही है परंपरागत वो खत्म होगी। जैसे कोयला, कोयला एक लिमिटेड है, यानी कोयला निकलता है और अभी खत्म होगा, ठीक है ना। फिर डीजल, डीजल भी लिमिटेड है, पेट्रोल भी लिमिटेड है, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, तो कोयला, डीजल, पेट्रोलियम। लेकिन यहाँ पर ये प्राकृतिक गैस भी नाम आ रहा, क्योंकि प्राकृतिक गैस भी यहाँ पर सीमित मात्रा में हमारे जो है संसाधन में उपलब्ध है, हमारे परिवेश पर उपलब्ध है, इसका खत्म होना तय है। ये अनवीनीकरण, इसको फिर से नवीनीकरण नहीं किया जा सकता प्राकृतिक गैस में। तो ये चार यहाँ इधर देख सकते हैं। अब आपको इससे संबंधित उदाहरण बताते हैं। देखिए, नवीकरण ऊर्जा स्रोत जिनको हम गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, जो नवीकृत हैं वो गैर परंपरागत हैं, यानी इनका कोई खत्म नहीं होना है इनको। जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, जल ऊर्जा हो गई, ज्वरीय ऊर्जा हो गई, भूतापी ऊर्जा हो गई, बायोगैस ऊर्जा हो गई। ये नवीकरण है, यानी गैर परंपरागत हैं। और जो अनवीकरण है, जो खत्म हो गए, वो परंपरागत हैं। यहाँ पर देखिए, अनवीकरण ऊर्जा ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं और एक न एक दिन ये खत्म होंगे। जैसे कोयला खत्म होगा, पेट्रोल होगा, डीजल होगा, मिट्टी का तेल जिसको कैरोसिन भी बोलते हैं, फिर है प्राकृतिक गैस आदि, ये खत्म होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो जो खत्म होंगे वो परंपरागत हैं, और जो खत्म नहीं होंगे यानी जिनका नवीकरण किया जा सकता है वो गैर परंपरागत हैं। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट कर दिए गए हैं। 2-3 क्वेश्चन इससे पूछते हैं। फिर आते हैं जीवाश्म ईंधन में। जीवाश्म ईंधन देखिए, जीवाश्म ईंधन कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, यानी कई वर्षों के जीवों के मलबे से या फिर जो क्रियाएं हुई प्राकृतिक, उनसे जो पृथ्वी में दब गए हैं, उससे जो बना कोयला बना, पेट्रोल बना और प्राकृतिक गैस बना, नीचे से निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये खत्म होंगे। तो ये जो है परंपरागत हैं, ये अनवीकरण में आते हैं, इनका नवीनीकरण नहीं होगा। ये जीवाश्म ईंधन भी कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, जीवाश्मों से प्राप्त होते हैं। फिर बायोडीजल प्राप्त होता है। बायोडीजल जो प्राप्त होता है वो जेट्रोफा यानी रतन जोश से प्राप्त होता है, ये ध्यान रखिएगा। बायोडीजल ये खत्म नहीं होगा, ठीक। जेट्रोफा रतन जोश से प्राप्त होता है। यूपी टेट 2018 के एग्जाम पर आया हुआ क्वेश्चन है। फिर बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? बायोगैस, ठीक। तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन, जिसका सूत्र होता है CH4, मीथेन होता है बायोगैस का मुख्य सूत्र। फिर मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है कहाँ, मतलब मीथेन गैस निकलती कहाँ से है? तो मीथेन गैस निकलती है धान के खेत से, दलदली स्थान से, 2 हो गए, और तीसरा है जुगाली करने वाले पशु के माध्यम से निकलती है।
जुगाली करने वाले पशु से तात्पर्य है कि जो पशु हमेशा मुंह चलाते रहते हैं। ठीक, चारा अपने मुंह में, से भैंस हो गई, गाय हो गई, ये जुगाली करने वाले पशु हैं, इनका मुंह चलता रहता है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ न कुछ चबाते रहते हैं, ये जुगाली करना कहलाता है। इनसे मीथेन गैस यहाँ से निकलती है। तो धान के खेत, दलदली स्थान और जुगाली करने वाले। फिर है वाहनों में प्रयुक्त होने वाला प्राकृतिक गैस जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो उसको किस नाम से जानते हैं? सबसे कम प्रदूषण सीएनजी। सीएनजी का पूरा मतलब भी बताएंगे, यहाँ पर पूरा नाम भी बताएंगे। तो सीएनजी है, इससे बहुत कम प्रदूषण भी होता है, बहुत कम यहाँ पर पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न होता है, प्राकृतिक गैस है। फिर सीएनजी का प्रमुख घटक कौन सा है? मीथेन होता है, मीथेन यहाँ पर पाई जाती है सीएनजी में। एलपीजी में मुख्यतः पाया जाता है। एलपीजी के बारे में, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका पूरा नाम है। एलपीजी के सिलेंडर खाना बनाने में आप उपयोग करते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस का। मुख्य रूप से कौन कौन से घटक होते हैं इसमें? तो प्रोपेन पाया जाता है, ब्यूटेन पाया जाता है और ब्यूटेन पाया जाता है। ठीक, अब हम कुछ शॉर्टकट नाम देख लेते हैं। जैसे सीएनजी का नाम है, यहाँ पर देखिए, सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये यूपी टेट 11 आर-टेट 2011 में आया है, ध्यान रखिएगा, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फिर एलपीजी का नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यूपी टेट 2013 के एग्जाम पर आया है। ठीक, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। फिर है एलईडी। एलईडी टीवी नाम सुना होगा आपने और आपके घर पर भी शायद हो। एलईडी है लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, ये एलईडी का पूरा मतलब है। फिर सीएफएल, ये तो आजकल हर घर पे रहता है दोस्तों, सीएफएल बल्ब जो होता है, तो आखिरकार उसका पूरा नाम क्या है? सीएफएल का पूरा नाम है कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, यहाँ पर ये पूरे नाम है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। फिर एलपीजी का रिसाव पता करने के लिए उसमें कौन सा जो है तत्व मिलाया जाता है? तो एथिल मरकैप्टेन मिलाया जाता है, ताकि एलपीजी जब लीकेज हो तो हमको उसकी महक से पता चल जाए एलपीजी। तो एथिल मरकैप्टेन, इसका सूत्र होता है C2H5SH, ये सूत्र है। फिर है इको फ्रेंडली तकनीक का सबसे उत्तम उदाहरण कौन सा है? सौर ऊर्जा, इससे कोई प्रदूषण नहीं है। फिर है पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है। कौन नहीं करता पर्यावरणीय प्रदूषण? सौर ऊर्जा नहीं करता है। यूटेट 2015 के एग्जाम पर यह आ चुका है। तो आज के इस वीडियो पर मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा और चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इससे भी महत्वपूर्ण अगली सीरीज वीडियो मिलते रहें। साथ ही अपनी राय बताएं अगर आपके पास कोई सुझाव है। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।